जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी एनटीए नेट परीक्षा दिसंबर 2018 द्वितीय प्रश्न पत्र जो है देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन पेपर है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और पर डे आप एक प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए इसका। देखिए पहला है क्वेश्चन, जैसे आया हुआ है लैंग्वेज से क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी बोली जो है वो बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है। भोजपुरी, मैथिली, मगही, छत्तीसगढ़ी। तो इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी में नहीं आती, वो है छत्तीसगढ़ी। भोजपुरी भी आता है, मैथिली भी आता है, मगही भी आता है। तो छत्तीसगढ़ी बोली है, छत्तीसगढ़ी बोली बिहारी हिंदी के तहत नहीं आती, बल्कि यह पूर्वी हिंदी के तहत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, जिनमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जबकि भोजपुरी, मगही और मैथिली ये बिहारी हिंदी के तहत आते हैं। संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? तो ये किसका है? रामविलास शर्मा का। देखिए दिया गया कथन जो है, संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता, यह कथन आलोचक रामविलास शर्मा का है, जबकि सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन और नामवर सिंह का इस कथन से संबंध नहीं है। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के तहत नहीं आती हैं। विचार किसका है? तो यह है शुक्ल जी का। सिद्ध और योगी, इनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के तहत नहीं आती। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, जबकि मुनिजन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी और धीरेन्द्र वर्मा का संबंध इस कथन से नहीं है। कि आर्य नौ जीवन अभिरामा, जत देखल तत् कह न परियो, छौ अनुपम एक ठामा। उक्त काव्य पंक्ति में कवि कहना क्या चाहता है? तो वो कहता है कि रूप वर्णन करने में असमर्थ है वो। कि यारे नव जीवन अभिरामा, जात देखल तत् कहिए ना, पारी छौ अनुपम एक ठामा। इसमें वो कहता है कि रूप वर्णन करने में कवि स्वयं को असमर्थ पाता है। दी गई पंक्ति की यारे नवजीवन अभिरामा, छौ अनुपम एक ठामा, काव्य पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि वह रूप वर्णन करने में असमर्थ है, जबकि रूप वर्णन करने में सभ्रम की स्थिति में तथा आंशिक रूप से रूप वर्णन करने में समर्थ है और रूप वर्णन करने में समर्थ है। रस गगन गुफा में अजर झरे, अजपा सुमिरन जापे करे। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय क्या है? आसमान की स्थित गुफा, सहस्त्रार चक्र, अलौकिक गुफा, मूलाधार चक्र। तो इसमें देखिए सहस्त्रार चक्र। दी गई पंक्ति में रस गगन गुफा में अजर झरे, अजपा सुमिरन जाप करे। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय है सहस्त्रार चक्र, जबकि आसमान में स्थित गुफा, अलौकिक गुफा और मूलाधार चक्र तीनों असंगत हैं। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं, लोकहित रक्षक, आत्मनिष्ठ, लोक निरपेक्ष, जीवन सापेक्ष। तो इसमें कौन से आते हैं? हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण जो है ये लोक निरपेक्ष है। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष है, ना कि लोकहित रक्षक, आत्मनिष्ठ और जीवन सापेक्ष, अतः तीनों विकल्प असंगत है। हरिदासी संप्रदाय का प्रवर्तक जो है वो स्वामी हरिदास जी हैं। स्वामी हरिदास जी ने वृंदावन में निम्बार मत के अनुसार सखी संप्रदाय, टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनई बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनई बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? तो ये कहलवाई है शिव से। दी गई काव्य पंक्ति हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनई बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात शिव जी से कहलवाई है। तुलसीदास जी की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में अगर देखें तो रामचरितमानस है, जिसमें कुल कितने 7 कांड हैं, 7 कांड और 1074 दोहे। आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास के 12 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है: वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण और कवितावली। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? चिंतामणि, राम सहाय, मतिराम, अमीरदास। तो इसमें किसने नहीं किया है? चिंतामणि ने। निम्नलिखित में से जो चिंतामणि है इन्होंने सतसई की रचना नहीं की है, जबकि मतिराम, राम सहाय और अमीरदास ने सतसई की रचना की है। चिंतामणि की जो प्रमुख कृतियाँ हैं उसमें रसविलास, श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रामायण आदि है। मतिराम की प्रमुख कृतियों में कौन सी हैं? तो मतिराम की फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, सतसई, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी।
राम सहाय की प्रमुख कृतियों में कौन सा है? तो इसमें वृत्त तरंगिणी, अलंकार प्रकाश, वाणी भूषण। अमीरदास की कृतियों में सभा मंडन, वृत्त चंद्रोदय, व्रजविलास, सतसई, अमीर प्रकाश आदि। भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कविता पढ़ा था? कौन सा? मीनागढ़ बंबई सुमन मंद राजबंग, बंदर को बंद करे बंदर बसाओगे, कहे पद्माकर कसकी कश्मीर हो को, पिंजर में घेर के कलिंजर छुड़ाओगे, साजी दल पकारी फिरंगनी दबाओगे, दिल्ली दुपही पटना को चौपट्टी कराओगे। तो यहाँ पे देखिए दौलत राव सिंधिया दी गई काव्य पंक्ति मीनागढ़ बंबई समुद्र बदराज मंग कबहुक लता कलकत्ता कूड़ाओगे। यह पंक्ति भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने राजा दौलत राव सिंधिया के दरबार में सुनाया था। पद्माकर की कृतियों में हिम्मत बहादुर वीरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, कली पचासी, पचीसी, राम रसायन, अलीजा प्रकाश आदि है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, स्वप्न कृषक रंदन। तो इसमें से कौन सा जो है रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का नहीं है? तो ये है स्वप्न। देखिए निम्नलिखित में से जो स्वप्न है 1929 रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का नहीं है, बल्कि यह रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। रामनरेश त्रिपाठी की अन्य रचनाओं में मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी 27, कविता कौमुदी आदि है। जबकि प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृषक रंदन, राष्ट्र बीड़ा, करुणा कादम्बिनी, त्रिशूल, तरंग आदि रचनाएं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की ही है। प्रेम सतह के रचनाकार हैं वियोगी हरि। प्रेम सतह के रचनाकार वियोगी हरि हरिप्रसाद द्विवेदी। इनकी अन्य प्रमुख कृति वीर शशि 1927, चरखा स्रोत आदि है। जबकि जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृतियों में गंगावतरण 1927, उद्धव शतक 1929, हरीशचंद्र हिंडोला 1894, श्रृंगार लहरी आदि और अंबिका दत्त व्यास 1858 से 1900 की प्रमुख कृतियाँ पावस 50 1886, सुकवि सतसई 1887, हो होरी 1891 आदि है। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे देखिए हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता इनमें से कौन है? तो ये हैं श्रीधर पाठक। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता श्रीधर पाठक हैं। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि है। श्रीधर पाठक की प्रमुख कृतियों में कश्मीर सुषमा, ब्रजभाषा, वनाष्टक, देहरादून, भारत की जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय बीड़ा, धन विजय, गुणवंत, हेमंत आदि है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रमुख कृतियों में भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर आदि है। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाओं में प्रेम संपत्ति लता 1885, श्यामलता 1885, श्यामा सरोजनी 1886, देवयानी 1886। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो पुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास आदर्श दंपति, पाप पुण्य, सत्याग्रह, चंद हसीनों के खतूत। तो ये है चंद हसीनों के खतूत। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास में दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जी फागुन के दिन 4। जबकि आदर्श दंपति 1904 के लेखक मेहता लज्जाराम शर्मा, पाप और पुण्य उपन्यास के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। तपेदी की मरीज मन्नू की कथा किस कहानी में चित्रित है? सुहागनी, जिंदगी और गुलाब, बादलों के घेरे, मैं हार गई। तो ये अगर देखें तो जो तपेदी की मरीज मन्नू की कथा वो किस कहानी में है इसमें? तो वो है बादलों के घेरे में। कृष्णा सोबती की कहानी बादलों के घेरे में, तपेदी की मरीज मन्नू की कथा चित्रित है। जबकि जिंदगी और गुलाब कहानी उषा प्रियंवदा की है और मैं हार गई कहानी मनु भंडारी की और सुहागनी मोहन राकेश की कहानी है। अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर ही इस संसार में आता है। पंक्तियाँ किस निबंध से उद्धृत हैं? तो ये हैं भाव या मनोविकार से। देखिए दी गई पंक्ति अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी संसार में आता है। यह पंक्ति भाव या मनोविकार निबंध में उद्धृत है। यह निबंध शुक्ल का है। इनके अन्य निबंध उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, तुलसी का भक्ति मार्ग, लज्जा और ग्लानि, रसात्मक बोध का विविध रूप, क्रोध, कविता क्या है, लोक मंगल की साधनावस्था आदि। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? यह है लहरों के राजहंस का। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बनाता है। यह संवाद राकेश लिखित नाटक लहरों के राजहंस का है। इनके अन्य नाटक में आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन, ये सभी है। वटवृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है?
वटवृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखा गया है? कमलेश्वर, अमृत राय, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ देखिए अमृतलाल नागर की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए वटवृक्ष की छाया में लिखी गई है। और वटवृक्ष की छाया में जीवनी विधा की रचना इसके लेखक कुमुद नागर है। इस जीवनी रचना में अमृतलाल नागर का जीवन वृत्त वर्णित। अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास में बुध और समुद्र, सुहाग के नुपुर, शेठ बाकेमल, अमृत और विष, मानस का अंश, खंजन नयन, महाकाल आदि है। जबकि कमलेश्वर द्वारा लिखित उपन्यास सुबह, दोपहर, शाम, काली आंधी, तीसरा आदमी, आगामी अतीत। अमृत राय द्वारा लिखित उपन्यास बीच, नागफनी का देश, हाथी के दांत, सुख दुख आदि। और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा है। राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? टोपी, शुक्ला, समरसेस, दिल एक सादा कागज, कटरा भी आरजू। तो कौन सा इसमें नहीं है? ये टोपी, शुक्ला, दिल एक सादा कागज, कटरा भी आरजू, ये सभी है। तो समरसेस है राही मासूम रजा का उपन्यास नहीं है, बल्कि अब्दुल बिस्मिल्लाह का चर्चित उपन्यास है। अब्दुल बिस्मिल्लाह के प्रमुख उपन्यास हैं झीनी झीनी बीनी चदरिया, सोना माटी, जहरबाद, शादी का जोकर, अति द्वितीयो भव, दंतकथा। जबकि अन्य दिए गए उपन्यास में टोपी, शुक्ला, दिल एक सादा कागज, कटरा भी आरजू तीनों ही राही मासूम रजा के उपन्यास हैं। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। ये कथन किसका है? तो ये है शुक्ल जी का कहना। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई और भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई, यह कथन शुक्ल का है। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के उदय में भारतीय चिंतनधारा का स्वाभाविक विकास माना है। निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? आइए रिचर्ड, बेनेडिक्टो क्रोचे, सैमुअल टेलर कॉलरिज, सिगमंड फ्रॉयड। तो इसमें कौन से नहीं है? सैमुअल टेलर कॉलरिज। निम्नलिखित में से सैमुअल टेलर कॉलरिज पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे, जबकि जो आइए रिचर्ड, बेनेडिक्टो क्रोचे और सिगमंड फ्रॉयड पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद थे। सैमुअल टेलर कॉलरिज का प्रमुख ग्रंथ बायोग्राफिया लिटरेरिया, आइए रिचर्ड की प्रमुख पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोइट्री और क्रोची की पुस्तक पोम्स एंड बैलेट्स एस्थेटिक है। तननम बुननम तजियो कबीर, राम नाम लेके लियो शरीर, मुसी मुसी रोए कबीर की माई, ए बारीक कैसे जीवे खुदाई। का पंक्ति में प्रयुक्त मुश मुसी का भावार्थ क्या है? मन ही मन रोना, सीसक सीसक का रोना, दिहाड़ मार कर रोना, किसी का गुण कथन करते हुए रोना। तो देखिए यहाँ पे दी गई कबीर की उक्त काव्य पंक्ति में मुसी मुसी का भावार्थ है मन ही मन रोना, तथा दूसरा भाव ये होगा कि सीसक सीसक का रोना। यंद्री का लड़बड़ा, जिम्भा का फूड़ा, कांच का जति, मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमों कथे। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो संयमी हो, इंद्रिय दमन करने वाला हो, कूट भाषा बोलने वाला हो या महासुखवादी हो। तो देखिए दी गई काव्य पंक्ति के आधार पर गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साधक वही है जो पहला संयमी हो, दूसरा इंद्रिय दमन करने वाला हो। श्याम बिनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवई चाहत, नव यवनिया, सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भय चिकनिया। अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास का क्या कहना है? श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण चिकने चपड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए दी गई काव्य पंक्तियों में वर्णित अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, या दूसरों शब्दों में कहा जाए श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। यूं ही मन मेरो मेरे काम का नय रहो माई, श्याम रंग हुए करी सामान्यो, श्याम रंग में लाई। जो उपयुक्त का पंक्तियाँ उनमें कोई गोपी या भक्त क्या कहना चाहता है? श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया है, मेरा रंग पहले से काला इसलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल सका, श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया, मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया। नीचे दिए गए कथन में अगर देखें तो यहाँ कूट दिया गया है, तो दी गई काव्य पंक्तियाँ यूँ ही मन श्याम रंग में कोई गोपी या भक्ति ये कहना चाहता है कि श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया तथा मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया। ये कूट संख्या 3 और 4 इसमें सही है। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं, उद्भावक आचार्य, उद्गाता आचार्य, व्याख्याता आचार्य, कवि शिक्षक। तो इसमें देखिए रीतिकालीन जो आचार्य उनकी 3 श्रेणियां जो इसमें आती हैं वो कौन सी हैं? तो यहाँ पे हम देखें क्रमशः कौन सा सही होगा, तो ये है व्याख्याता आचार्य, उद्भावक आचार्य और एक हो गया कवि शिक्षक।
रीतिकालीन आदर्शों की 3 श्रेणियां हैं। आदर्शों की 3 श्रेणियां, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, कवि शिक्षक। जबकि उद्गाता आचार्य की श्रेणी रीतिकालीन आचार्य कवियों में नहीं है। रीतिकालीन उन कहानियों को आचार्य, उद्भावक, व्याख्याता आचार्य या कवि शिक्षक कहा गया जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे और उन लक्षण ग्रंथों की प्रतिपुष्टि हेतु सिद्धांत तथा उदाहरण भी प्रस्तुत किए। इस श्रेणी के प्रमुख कवियों में कौन है? केशव है, मदिराम है, देव है, भिखारीदास आते हैं। रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषताएं हैं या रोला छंद में लिखा है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन है। इसमें अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग है। इसमें दुरारूह कल्पना दिखाई पड़ता है। तो देखिए रास पंचाध्यायी की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, देखिए कृष्ण भक्त कवियों में प्रसिद्ध अष्टाध्यायी कवि नंददास द्वारा रचित ग्रंथ रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषताएं, यह रोला छंद में लिखा गया है। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन है। इसमें अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। सूरदास के बारे में शुक्ल द्वारा लिखित कौन सा कथन सही है? कौन से कथन सही है? उन्होंने विट्ठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पद में गाया। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है। तो देखिए सूरदास के बारे में ये शुक्ल द्वारा लिखित कौन सा कथन इसमें से सही है, ये पूछा गया है। तो सूरदास के बारे में शुक्ल द्वारा लिखित जो निम्नलिखित कथन सही हैं, उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। और उन्होंने यानी सूरदास ने भगवान भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है। रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं क्या है? इसमें नगर का संकुचित वर्णन है। इसमें वर्ण की व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन है। इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है। ये इसमें अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। तो रहीम की कविता जो नगर शोभा है उसकी विशेषताओं में देखें तो कौन सा है? देखिए रहीम दास की कविता जो नगर शोभा है उनकी विशेषताओं में है कि इस कविता में नगर का संकुचित वर्णन, दूसरा इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार अनेक जातियों की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। ये स्त्रियाँ अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं, अतः नगर शोभा कविता के लिए। रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक, इनमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। इसमें चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है। किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। तो देखिए जो रीतिकालीन वीर काव्य है उनकी प्रमुख विशेषताओं में से कौन सा है इसमें से, है ना, ये देखना है आपको कि रीतिकालीन जो वीर काव्य है उसकी प्रमुख विशेषताओं में इसमें कौन सा आता है। तो दी गई विशेषताओं में देखिए रीतिकालीन वीर काव्य में रीतिकालीन वीर काव्य रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है। इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है और किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? विष्णुप्रिया, सिद्धराज, साकेत, जय भारत। और सामने दिया है खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य, इनको क्रमशः यहाँ सुमेलित करना है। तो देखिए जैसे विष्णुप्रिया तो खंड काव्य है, सिद्धराज खंड काव्य है। अब ये जो रचनाकार है ना, तो विष्णुप्रिया के भी मैथिली, सिद्धराज के भी मैथिली सरल गुप्त, साकेत के भी मैथिली सरल और जय भारत के भी, जो कि जय भारत खंड काव्य उसके भी मैथिली सरल गुप्त ही है रचनाकार। निम्नलिखित विकल्पों में से किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है? सिपाही, दैनिकी, आद्रा, पुष्प की अभिलाषा। तो इसमें कौन सी जो है रचनाएं जो है ये माखनलाल जी से जो है जुड़ी हुई हैं, तो मतलब उनके द्वारा रचित जो रचना है। निम्नलिखित विकल्पों में से किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है? तो सिपाही, दैनिकी, आद्रा, पुष्प की अभिलाषा। देखिए यहाँ पे जो है ये 1 और 4 इसमें ऑप्शन सही होगा, यानी सिपाही और पुष्प की अभिलाषा। निम्नलिखित विकल्पों में से सिपाही और पुष्प की अभिलाषा का संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है, जबकि आद्रा 1927 और दैनिकी 1942 ये दोनों ही सियाराम सरल गुप्त के खंड काव्य हैं। सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है? गुंजन, रजत शेखर, सौवर्ण, ग्राम्या। तो देखिए पंत की जो सुमित्रा नंदन पंत हैं इनकी सौवर्ण और रजत शिखर पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा, जबकि गुंजन, ग्राम्या पर इसका प्रभाव नहीं है। इनकी अन्य कृतियाँ उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, बीड़ा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ, उत्तरा लोकायतन, चिदंबरा आदि। विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास है वे दिन, 7 नदियाँ एक समुंदर, रुकोगी नहीं राधिका उस शहर तक। तो इसमें हम देखें तो जो सही है ये 1, 2 और 3 सही है, यानी विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास वे दिन निर्मल वर्मा का है, रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रियमदा, 7 नदियाँ एक समुंदर नासिरा शर्मा का, जबकि उस शहर तक का संबंध विदेशी पृष्ठभूमि से नहीं है। यह तेजिंदर का प्रमुख दलित पृष्ठभूमि पर रचित उपन्यास है।
देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास कौन सा है? झूठा सच, कितने पाकिस्तान, तमस, छोटे छोटे महायुद्ध। तो इसमें देखिए कि देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास झूठा सच। झूठा सच 2 भाग, पहला भाग जो है 1958 जिसका नाम वतन और देश, दूसरा भाग का प्रकाशन 1960 में जिसका नाम देश का भविष्य है। यशपाल के अन्य उपन्यास में दिव्या, कहानी, देशद्रोही, दादा कामरेड, तेरी मेरी इश्क की बात, अमिता आदि है। तमस भीष्म साहनी का विभाजन पर आधारित उपन्यास है। साहनी का अन्य उपन्यास झरोखे, कड़ियाँ, बसंती आदि। जबकि कितने पाकिस्तान कमलेश्वर के विभाजन पर आधारित उपन्यास है। छोटे छोटे महायुद्ध का संबंध देश विभाजन से नहीं है। जैनेन्द्र की कहानियों का पात्र है शमशेर, वेंजिलो, जुलेखा, ईश्वरचंद। तो देखिए नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो जैनेन्द्र की कहानी के पात्र शमशेर, जुलेखा, बेंजिलो हैं, जबकि ईश्वरचंद जैनेन्द्र की कहानी का पात्र नहीं। जैनेन्द्र की प्रमुख कहानियों में खेल, फांसी, वातायन, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, जयसंधी, जानवी, अपना अपना भाग्य और पानवाला आदि है। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह कौन से हैं? तो आओ, बैठे, ले कुछ देर, सदाचार की ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे। तो इसमें कौन सा सही होगा? ये डी ऑप्शन इज द राइट। यहाँ पे देखिए तो हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह, सदाचार की ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे। इनके अन्य निबंध है प्रेमचंद के फटे जूते, पाखंड का अध्यात्म, ऐसा भी सोचा जाता है, तब की बात और थी, हंसते हैं रोते हैं, कहत कबीर, बेईमानी की परत। जबकि आओ बैठ लें कुछ देर श्रीलाल शुक्ल का निबंध संग्रह है। इनके अन्य निबंध संग्रह यहाँ से वहाँ, अंगद के पाँव, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं, कुछ जमीन पर कुछ हवा में और अगली शताब्दी का शहर, खबरों की जुगाली आदि। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है? अंधा कुआं, सिंहासन खाली है, अरे मायावी सरोवर, राम की लड़ाई। तो इसमें कौन सा देखें जो सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए 2, 3 और 4 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से लक्ष्मी नारायण लाल कृत नाटक अरे मायावी सरोवर, सिंहासन खाली है और राम की लड़ाई, ये तीनों नाटक इनका नहीं है। जबकि अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल कृति नाटक है। निम्नलिखित में आत्मकथाएं कौन कौन सी हैं? तिरस्कृत, बसंत से पतझड़ तक, अपनी धरती अपने लोग, सहचर है समय। निम्नलिखित में से तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग, सहचर है समय आत्मकथाएं, जबकि बसंत से पतझड़ तक आत्मकथा नहीं है। तिरस्कृत के लेखक सूरजपाल चौहान, अपनी धरती अपने लोग के लेखक रामविलास शर्मा, सहचर है समय के लेखक रामदरस मिश्र और बसंत से पतझड़ तक के लेखक रविन्द्रनाथ त्यागी हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य चेतना, यानी निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? व्यष्टि चेतना, इतिहास बोध, यथार्थ चेतना, एकेश्वरवाद। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो इसमें देखिए पहला और जो चौथा है एक ईश्वर, यानी व्यष्टि चेतना और एक ईश्वर। व्यष्टि चेतना और एक ईश्वरवाद प्रगतिवादी मूल्य नहीं है, जबकि यथार्थ चेतना, इतिहास बोध का संबंध प्रगतिवादी मूल्य से। प्रगतिवाद की काव्य प्रवृत्तियों में शोषित की दीनता का चित्रण, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, क्रांति की भावना, नारी चित्रण, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण आदि है। दृग उर्झट टूटत कुतुम, जुरुत चतुर चित्प्रीत, परति गांठ दुर्जन ये दई नहीं यह रीति। उपरोक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें कार्य कारण संबंध का स्वाभाविक चित्रण है, इसमें प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रेम के स्वाभाविक चित्रण दिखते हैं, इसमें आसंगति अलंकार है, इसमें विभावना अलंकार है। तो देखिए दी गई पंक्ति में देखें तो दृग उर्झट टूटत कुसुम, जुरत चतुर चित्प्रीत, परति गांठ दुर्जन ये दई नहीं यह रीति। उपरोक्त दोहे का संबंध इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ और इसमें असंगति अलंकार है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? इसमें से सराफा, पुष्पदंत, अधरराम, हेमचंद। तो यहाँ पे देखिए कालक्रम की दृष्टि से देखें तो जो सही क्रम है सराफा का 769, पुष्पदंत 10वीं सदी, अब्दुल रहमान 12वीं सदी और हेमचंद 12वीं सदी। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? रामानुजा, निम्काचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य। तो यहाँ पे देखिए रामानुजाचार्य का 10वीं सदी, निम्बार्का का 13वीं, माधवाचार्य का 14वीं सदी, वल्लभाचार्य का 15वीं सदी। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम यदि देखें तो कुलपति मिश्र रस रहस्य 1670, देव का भाव विलास 1689 ईस्वी, भिखारी दास का काव्य निर्णय 1746 ईस्वी, पद्माकर का जगत विनोद। प्रकाशन वर्ष अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम देखें। एकांत संगीत, मधुशाला, सतरंगिनी, मिलन यामिनी। तो हरिवंश राय बच्चन की दी गई रचनाओं का सही अगर हम क्रम देखें यहाँ पे तो मधुशाला है 1935, एकांत संगीत 1939, सतरंगिनी 1945, मिलन यामिनी 1950 ईस्वी। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। तो क्रम से
जन्मकाल के अनुसार आधार पर कवियों का सही क्रम क्या है? श्रीधर पाठक 1859, हरिओद 1865, प्रसाद 1889, पंत 1900 ईस्वी। अनामिका, झरना, पल्लव, निहार, तो रचनाकार और रचना यहाँ पे देखिए क्रमशः दिए हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद, तो इनका है झरना 1918, सूर्यकांत निराला का अनामिका 1923, पंत पल्लव 1928, महादेवी वर्मा का निहार 1930 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार अगर देखें तो प्रसाद की रचनाओं का सही क्रम क्या है? रचना प्रकाशन वर्ष, तो प्रेम पथिक 1914, आशु 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? कठगुलाब, शेष यात्रा, सूरजमुखी, अंधेरे के, ठीकरे की मंगनी। तो यहाँ पे यदि क्रमशः हम देखें तो निम्नलिखित उपन्यासों के सही अनुक्रम में कृष्णा सोबती का सूरजमुखी अंधेरे की 1972, उषा प्रेमदास शेष यात्रा 1984, नासिरा शर्मा ठीकरे की मंगनी 1989, मृदुला घर कठगुलाब 1996। प्रकाशन वर्ष उसके अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का अनुक्रम सतह से उठता आदमी, इंसान के खंडार परिंदे, पीली छतरी वाली लड़की। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः निम्नलिखित कहानी संग्रहों का क्रम देखें तो मोहन राकेश इंसान की खंडार 1950, निर्मल वर्मा परिंदे 1960 ईस्वी, मुक्तिबोध सतह से उठता आदमी 1971, उदय प्रकाश पीली छतरी वाली लड़की। प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तमाल के झरोखे से, शेफाली झरी है, सीरीज की याद आई, रथ यात्रा। तो देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार देखें तो विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम तमाल के झरोखे से 1981 ईस्वी, शेफाली झर रही 1989, सीरीज की याद आई 1995, रथ यात्रा 2002 ईस्वी। अंधा युग नाटक के अंग शीर्षकों का सही अनुक्रम क्या है? यहाँ पे देखिए कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा कार्दसत्य, गांधारी का साप। तो देखिए अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा लिखित गीत नाट है जिसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी है। इस गीत नाट के अंग शीर्षकों का सही क्रम क्या है? कौरव नगरी, फिर पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य और गांधारी का सांप। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? आज के अतीत, सहचर है समय, टुकड़े टुकड़े डांस था, क्या भूलूं क्या याद करूं। अब देखिए यहाँ पे क्रमशः प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो आत्मकथाओं का सही अनुक्रम तो हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी, अमृतलाल नागर टुकड़े टुकड़े दास्तां 1986, रामदरस मिश्र सहचर है समय 1991, भीष्म साहनी आज के अतीत 2003 ईस्वी। कालक्रम की दृष्टि से शाही सिद्धांतों का सही अनुक्रम क्या है? तो कालक्रम की दृष्टि से यहाँ पे देखिए सिद्धांत, समय और आचार्य, तो रस दूसरी सदी भरत मुनि, अलंकार 6वीं सदी भामा, रीति 8वीं सदी वामन, ध्वनि जो है 9वीं सदी आनंदवर्धन। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? तो ये जो है ग्रंथकार, ग्रंथ और समय अगर क्रमशः देखें यहाँ पे तो दंडी का काव्यदर्श 7वीं सदी, आनंदवर्धन जो है ध्वन्यालोक 9वीं सदी, राजशेखर काव्य मीमांसा 9वीं सदी और कुंतक का है वक्रोक्ति जीवितम 10वीं सदी। जन्म वर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारों का सही अनुक्रम क्या है? आइए रिचर्ड, ऑस्कर वाइल्ड, मैथ्यू अर्नाल्ड, सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो देखिए इनको जन्म वर्ष के अनुसार सही से क्रम से लगाना है। तो पाश्चात्य विचारकों में जो सैमुअल टेलर कॉलरिज है 1772 ईस्वी, मैथ्यू अर्नाल्ड 1822, ऑस्कर वाइल्ड 1856, आइए रिचर्ड 1893 ईस्वी। प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, पहला शीर्षण है, दूसरा रीजन। पहला है काव्य श्रवण या नाट्य दर्शन से आविर्भूत रस आनंद का ही पर्याय होता है क्योंकि पश्चिमी शास्त्रों में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। तो देखिए काव्य श्रवण या नाट्य दर्शन से आविर्भूत जो रस आनंद का ही पर्याय होता है, यह कथन सही है क्योंकि सहृदय पाठक या दर्शक को काव्य से या नाटक देखने से जो भाव उत्पन्न होता है वह आनंद की अनुभूति करता है। इसलिए भारतीय शास्त्रों में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया, ना कि पश्चिमी शास्त्रों में। प्रश्न में 2 कूट है, अभिकथन में है रस ना तो निर्विकल्पक ज्ञान का विषय और ना ही साविकल्पक। दूसरा है तर्क, क्योंकि रस की प्रतीत में श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण आदि रस विशेष रूप से आभासित होते हैं, इसलिए रस निर्विकल्पक ज्ञान का विषय नहीं है। तो देखिए यहाँ पे रस ना तो निर्विकल्पक ज्ञान का विषय और ना ही साविकल्पक कथन सही है क्योंकि रस की प्रतीत में श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण, विभस आदि रस विशेष रूप से आभासित होते हैं, इसलिए इसे निर्विकल्पक ज्ञान का विषय कहते हैं। जबकि तर्क में दिया गया है इस निर्विकल्पक ज्ञान का विषय नहीं है जो असत्य है।
प्रश्न में यहाँ दिया गया अभिकथन काव्य और कला सृजना संघर्ष का फल है, क्योंकि सृजनशील व्यक्ति तो गतिशीलता के साथ अपने समय के अभावों और दबावों से जूझता है। तो यहाँ पे देखिए जो काव्य और कला है वो सृजन संघर्ष का फल है, सही है, क्योंकि सृजनशील व्यक्ति तो गतिशीलता के साथ अपने समय के अभावों और दबावों से जूझता रहता है। प्रश्न में 2 दिए गए हैं, मतलब असर्शन में कि कला भी ज्ञान का एक प्रकार है और सत्य की उपलब्धि की एक साधना। दूसरा, क्योंकि कला जगत में भी कलाकार के चित्त में जब वस्तु सत्य उद्भासित होता है तब वह श्रेष्ठ कला रचना में प्रवृत्त होता है, इसलिए हर महान कलाकृति सत्य में समन्वित होती है। अब यहाँ पे देखिए कला भी ज्ञान का एक प्रकार और सत्य की उपलब्धि की एक साधना है, सही है, क्योंकि कला जगत में भी कलाकार के चित्त में जब वस्तु सत्य उद्भासित होता है तभी वह श्रेष्ठ कला रचना में प्रवृत्त होता है, इसलिए हर महान कलाकृति सत्य से समन्वित होती है। प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक स्थापना है और दूसरा उसका विकल्प के तौर पे दिया है कि मिथक शास्त्र मनुष्य की मानसिक संरचना को समझने की एक भ्रामक विद्या है, क्योंकि यह एक असत्य कथा, मिथ्या और कोरी कल्पना है। तो यहाँ पे देखिए जो मिथक शास्त्र है, मिथक शास्त्र मनुष्य की मानसिक संरचना को समझने की एक भ्रामक विद्या है, कथन गलत है, क्योंकि मिथक शास्त्र काल्पनिक संरचना है जो रूढ़िवादी होती है। तर्क है क्योंकि यह एक असत्य कथा, मिथ्या अथवा कोरी कल्पना है, गलत है, क्योंकि मिथक शास्त्र में भी कुछ सही है, कुछ गलत या कुछ यथार्थवादी तथ्य भी होते हैं। प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, पहला जैसे संचारी भाव के उदय होने से रस अवस्था को अस्थायित्व प्राप्त होता है, क्योंकि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव अस्थायी भावों के सहायक और वर्धक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए संचारी भाव के उदय होने से रस अवस्था को अस्थायित्व प्राप्त होता है, क्योंकि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव अस्थायी भावों के सहायक और वर्धक होते हैं। प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, पहला है असर्शन छायावाद रीति काव्य की भांति शुद्ध मांसल प्रेम का काव्य है, क्योंकि छायावादी कविता में व्यक्तिनिष्ठ वासना की अभिव्यक्ति हुई है। तो यहाँ पे हम देखें ए गलत है और आर भी गलत है। देखिए छायावाद रीतिकाल की भांति शुद्ध मांसल प्रेम का काव्य है, सही नहीं है, इसलिए कि छायावाद में प्रकृति चित्रण, सौंदर्यबोध तथा रहस्यवाद के साथ मांसल प्रेम तथा देश प्रेम की भावना विद्यमान है, क्योंकि छायावादी कविता में व्यक्तिनिष्ठ वासना की अभिव्यक्ति नहीं हुई है। प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक स्थापना है, दूसरा उनका रीजन है। पहला है कि बिंब विधान और चित्रात्मकता काव्य में महत्वपूर्ण उपादान है, इनसे कविता में सौंदर्य की वृद्धि होती है, किंतु ये साध्य नहीं है। दूसरा, परंपरा रूढ़ि पालन नहीं आधुनिकता की पक्षधर है, क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति और परिवर्तन का निषेध होता है। तो देखिए यहाँ पे जो परंपरा है ये परंपरा रूढ़ि पालन नहीं है, आधुनिकता की पक्षधर है, क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति तो है किंतु परिवर्तन का निषेध नहीं होता है। प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, पहला है इसमें अभिकथन की उपभोक्तावादी सभ्यता से असंतोष भाववादी बुद्धिजीवियों के लिए स्वाभाविक है। तर्क ये कहता है कि क्योंकि उनके अनुसार इस सभ्यता में मानव मूल्य में गिरावट आई है। अब ऐसे में देखिए उपभोक्तावादी सभ्यता से असंतोष भाववादी बुद्धिजीवियों के लिए स्वाभाविक है, क्योंकि उनके अनुसार इस सभ्यता के मानव मूल्य में गिरावट आई है। प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक स्थापना और दूसरा तर्क है। अब यहाँ पे देखिए पहला जैसे है क्वेश्चन कि सौंदर्य कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं, क्योंकि इनकी कल्पना से इनका संबंध होता है, तभी तो काव्य में कवि द्वारा कल्पना करके जीव जगत नायिका वर्णन विरह वर्णन में चमत्कार पूर्ण उक्तियाँ इसे कहते हैं। प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, पहला है कि असर्शन में देखें क्लासिक नाटक देश कालातीत नहीं होता। दूसरा, क्योंकि क्लासिक नाट्य रचना एक गतिशील पाठ है। अब ऐसे में अब यहाँ पे देखिए क्लासिक प्राचीन या शास्त्रीय नाटक देश कालातीत नहीं होता, यह कथन गलत है। क्लासिक नाटक देश कालातीत होता है, क्योंकि क्लासिक नाट्य रचना एक गतिशील पाठ है। प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, पहला है कि प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूटोपिया है। दूसरा है कि इसलिए उन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का सही आरोप लगा है। तो देखिए यहाँ पे प्रसाद का जो चंद्रगुप्त नाटक है, प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूटोपिया है, सही है, जबकि गणतंत्र उन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का सही आरोप लगा, ये तर्क गलत है। प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, पहला है अभिकथन में कि मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के आख्याता है। तर्क ये कहता है इसलिए उनके काव्य में आधुनिक दृष्टिबोध नहीं मिलता।
अब देखिए यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जो है भारतीय संस्कृति के आख्याता है, इसलिए उनके काव्य में आधुनिकता का दृष्टिकोण विद्यमान है तथा अभिकथन जो है ये सही है और तर्क आर जो है इसमें गलत है। प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि भ्रम कल्पना और प्रतिव्य ज्ञान के विरुद्ध प्रत्यक्ष और ठोस अनुभव को महत्व देना आधुनिक का प्रमुख लक्षण माना जा सकता है। इस अनुभववादी दृष्टिकोण का प्रभाव काव्य की रचना प्रक्रिया और रसास्वादन की प्रणाली पर भी पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे में भ्रम कल्पना और प्रतिविज्ञान के विरुद्ध प्रत्यक्ष और ठोस अनुभव को महत्व देना आधुनिक बोध का प्रमुख लक्षण माना जा सकता है। ये सही है क्योंकि इस अनुभववादी दृष्टिकोण का प्रभाव काव्य की रचना प्रक्रिया और रसास्वादन की प्रणाली पर भी पड़ता है। ये सही है। प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। पहला है वे शब्द जो आज अमूर्त विचारों के वाहक है आरंभ में अनुभूत वस्तुओं के व्यंजक थे, इसलिए सदृश विधान भाषा की मूल प्रकृति नहीं है। अब देखिए यहाँ पे वे शब्द जो आज अमूर्त विचारों के वाहक है आरंभ में अनुभूत वस्तुओं के व्यंजक थे, कथन सत्य है। तर्क इसलिए क्योंकि सदृश विधान भाषा की मूल प्रकृति है, किंतु तर्क में दिया गया है सदृश विधान भाषा की मूल प्रकृति नहीं है। प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। पहला है सरसन प्रगतिवादी कवियों ने अधिकांशतः प्रकृति के उन्हीं रूपों का चित्रण किया है जिनमें उन्हें मनुष्य के सामाजिक जीवन की कोई गहरी अर्ध छाया दिखाई पड़ी। तर्क इसलिए इसमें सुपरिचित ग्राम प्रकृति के स्थान पर प्रकृति का वन्य और पर्वतीय रूप चित्रित होता है। तो देखिए प्रगतिवादी कवियों ने अधिकांशतः प्रकृति के उन्हीं रूपों का चित्रण किया है जिसमें उन्हें मनुष्य के सामाजिक जीवन की कोई गहरी अर्धछाया दिखाई पड़ी, कथन सही है। जबकि तर्क इसलिए इसमें सुपरिचित ग्राम प्रकृति के स्थान पर प्रकृति का वन्य और पर्वतीय रूप चित्रित हुआ, ये गलत है। प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती। देखिए कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। कहानी में कल्पना भाव प्रवणता अधिक होने से हमें वास्तविक जगत और मिथ्या जगत को समझने में सहायक तो है, किंतु कहानी में अपनी क्षमता से अधिक भाव तथा दशा बताई जाती है। अतः कहानी छोटे मुंह बड़ी बात को या बड़ी बात की लोकोक्ति को सत्य करती है, लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित कर सकती है। प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। असरसन कह रहा है कि नारीवाद पितृसत्तात्मक समाज में संघर्ष का विमर्श है, इसलिए हिंदी का संपूर्ण स्त्री लेखन अपने लिए पुरुषों के अस्तित्व को नकारता है। तो यहाँ पे देखिए नारीवाद पितृसत्तात्मक समाज में संघर्ष का विमर्श है, इसलिए हिंदी का संपूर्ण स्त्री लेखन अपने लिए पुरुषों के अस्तित्व को स्वीकार तो करता है, किंतु पुरुष अस्तित्व की विसंगतियों में नारी की मनोस्थिति तथा सामाजिक दशा को दर्शाता है, ना कि नकारता है। पंत को उनकी किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पे जो पंत हैं, पंत को उनकी किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ये है चिदम्बरा। पंत की कृति चिदम्बरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1868 ईस्वी में प्रदान किया गया। पंत हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम रचनाकार। इनकी अन्य रचनाओं में लोकायतन, पल्लव, ग्राम्या, स्वर्ण किरण आदि है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए जाके मुँह माथा नहीं नाही रूप कुरूप। दूसरा अमन जानी कबित अस कीना मकुया रहे जगत मह चीना। हरि है राजनीति पढ़ी आए नमामि समिसान निर्वाण रूपम विभू में व्याकम प्रभाव ब्रह्मा में वेदम स्वरूपम। तो देखिए हमें यहाँ पे इन्हें क्रमशः सुमेलित करना है। तो निम्नलिखित काव्य पंक्तियों उनके रचयिताओं के जो क्रम दिए हैं, जैसे जाके मुँह माथा नहीं नाही रूप कुरूप, ये कबीर के द्वारा। अमन जनित जगत मह चीना, जायसी के द्वारा। हरि है राजनीति पढ़ावे, शूरदास। नमामि समिसान निर्वाण, ये तुलसीदास के द्वारा। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। अलंकार प्रकाश, अंग दर्पण, आराम किली, रत्न हजारा, रसलीन आलम, याकूब खां, रश्निधि भूषण। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः निम्नलिखित काव्य कृतियों का उनके कवियों के साथ सही क्रम देखें तो भूषण, अलंकार प्रकाश, रसलीन, अंग दर्पण, आलम, आलम केली, रश्निधि, रतन हजारा। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित करना है। पहला पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, भोजपुरी, मगही। अब देखिए यहाँ पे क्रमशः निम्नलिखित बोलियों का सही क्रम इस प्रकार होगा। बोलियों में देखें पश्चिमी पहाड़ी शिमला, मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल, भोजपुरी गाजीपुर, मगही पटना। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। अष्टयाम, वीर सिंह देवचरित, रसमंजरी, केलीमाल। और सामने दिया है स्वामी हरिदास, नाभादास, केशवदास, रसखान, नंददास,
तो देखिए निम्नलिखित रचनाओं का उनके रचनाकारों के साथ सही सुमेलन करेंगे। तो रचनाकार रचना में नाभादास अष्टयाम, केशवदास वीर सिंह देवचरित, नंददास रसमंजरी, स्वामी हरिदास केलीवाल। निम्नलिखित कवियों का उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो गुरु नानक, दादू दयाल, धर्मदास, सुंदरदास। तो इनको देखिए हमें क्रमशः यहाँ पे सुमेलित करना है। गुरु नानक ये इनका जन्म स्थान था तलवंडी, दादू दयाल का अहमदाबाद, धर्मदास का बांधवगढ़, सुंदरदास का दौसा। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। भाषा भूषण, अलंकार पंचासिका, विष्णुपद कीर्तन, रसविलास। और देखिए सूची सेकंड में मतिराम, पद्माकर, जसवंत सिंह, चिंतामणि, रश्निधि। तो इनकी क्रम से नाम दिए हैं। अब देखिए ग्रंथ और ग्रंथकार में देखें तो भाषा भूषण जसवंत सिंह का, अलंकार पंचासिका मतिराम, विष्णुपद कीर्तन रश्निधि, रसविलास ये चिंतामणि का। निम्नलिखित कवियों को उनकी प्रवृत्ति के आधार पर सुमेलित करना है। पहला है स्वामी हरिदास, मलुकदास, कंडापा, कुतवन। और इन्हें हमें मिलाना है, सुमेलित करना है। तो कवि और उनकी प्रवृत्तियों के बारे में देखें तो स्वामी हरिदास ये इनकी प्रवृत्ति है मधुरोपासक, मलुकदास का निर्गुणोपासक, कंडपा का निरीश्वरवाद, कुतवन का एकेश्वरवादी। निम्नलिखित कविताओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है। देखिए सूची 1 में जो है दिया है नदी की बाग पर छाया, आज नदी बिल्कुल उदास थी, ठंडा लोहा, कुआनो नदी। और सूची 2 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, आगे केदारनाथ अग्रवाल, धर्मवीर भारती, नरेंद्र शर्मा। अब इन्हें हमें देखिए क्रमशः सुमेलित करना है। तो रचनाकार और रचना का तो अज्ञे जी का है नदी की बांग पर छाया, केदारनाथ अग्रवाल का आज नदी बिल्कुल उदास थी, धर्मवीर भारती का है ठंडा लोहा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है कुआनो नदी। निम्नलिखित आधुनिक प्रबंध काव्यों के पुरुष पात्रों को उनकी चारित्रिक विशेषताओं से सुमेलित करना है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पे मृत्यु के प्रश्न से पात्र, कामाध्यात्म के प्रश्न से, युद्ध के प्रश्न से, अपनी दुर्बलताओं से संघर्षरत पात्रों। और सूची 2 में कामायनी की जूझता मनु, संशय की एक रात का जूझता पात्र राम, उर्वशी का जूझता पात्र पुरवा, आत्मजयी का नचिकेता, जयद्रथ वध का कर्ण। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः निम्नलिखित आधुनिक जो प्रबंध काव्य उनके पुरुष पात्रों को उनकी चारित्रिक विशेषताओं से इस तरह सुमेलित करा है। तो मृत्यु के प्रश्न से जूझता पात्र कौन सा है? तो ये आत्मजयी का नचिकेता है। कामा अध्यात्म के प्रश्न से उर्वशी का जूझता पात्र पुरवा है। युद्ध के प्रश्न से संशय की एक रात का जूझता पात्र राम जो है, और अपनी दुर्बलताओं से संघर्षरत पात्र कामायनी का मनु है। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करिए। रामधारी सिंह दिनकर, रामकुमार वर्मा, रामनरेश त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह। निम्नलिखित रचनाकारों को उनके रचनाओं के साथ इस प्रकार सुमेलित किया गया है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर तो रचना दिल्ली, रामकुमार वर्मा का एकलव्य, रामनरेश त्रिपाठी का है पथिक, केदारनाथ सिंह का है जमीन पक रही है, शमशेर बहादुर सिंह का है बात बोलेगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इन कथनों को संबंध कवियों से संबंधित जो कवि हैं उनसे सुमेलित करना है। जैसे अज्ञात प्रिय की ओर इशारा, अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त उन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियाँ सामने रखी जो लोकोत्तर है। कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कह कि इनकी मधुवर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया। अब देखिए इनको जो ये कथन है तो जिसे अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग से देखा। तो ये कवि निराला जी के द्वारा कहा गया कथन है। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण विषय के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे नाचे बहुत गोपाल, सूरज का 7वां घोड़ा, मुझे चाँद चाहिए, गली आगे मुड़ती है। अब यहाँ पे देखिए सूची सेकंड है इलाहाबाद का परिवेश, सांप्रदायिक उन्माद, दलित जीवन, रंगमंच और सिनेमा संसार, वाराणसी का शैक्षिक परिसर। तो देखिए यहाँ पे दिए गए उपन्यासों को उनके वर्ण विषय के साथ इस प्रकार सुमेलित करना है। नाचे बहुत गोपाल, दलित जीवन, सूरज का 7वां घोड़ा इलाहाबाद का परिवेश से संबंधित है, मुझे चाँद चाहिए, रंगमंच और सिनेमा संसार, गली आगे मुड़ती है, वाराणसी का शैक्षिक परिसर।
निम्नलिखित उपन्यासों को संबोधित परिवेश यानी निम्नलिखित उपन्यासों को संबंधित परिवेश के साथ सुमेलित करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए राग दरबारी, अंतिम अरड़, वसंती, कोरजा। और यहाँ पे देखिए सूची 2, बहादुरगंज, बस्तर मध्य प्रदेश, गंगौली, शिवपालगंज महानगर दिल्ली। तो यहाँ पे देखिए हमें क्रमशः निम्नलिखित उपन्यासों को संबंधित परिवेश के साथ सुमेलित करना है। श्रीलाल शुक्ल उपन्यासकार हैं और उपन्यास कौन सा है? राग दरबारी। तो राग दरबारी जो उपन्यास है ये श्रीलाल शुक्ल के द्वारा, परिवेश है शिवपालगंज। निर्मल वर्मा इनके द्वारा अंतिम अरड़, बहादुरगंज। भीष्म साहनी इनके द्वारा वसंती, महानगर दिल्ली। मेरुन ऋषभ परिवेश, कोरजा, बस्तर मध्य प्रदेश। निम्नलिखित कहानियों को इनके संबंधित पात्रों से सुमेलित करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए देखिए गदल, गुल की बन्नो, पिसनहारी का कुआं, एक ठहरा हुआ चाकू। तो यहाँ पे निम्नलिखित कहानी और उनके पात्रों को सुमेलित करना है। जैसे गदल, तो गदल है कहानीकार रांगे राघो और पात्र है निहाल। गुल की बन्नो धर्मवीर भारती, मिहिरलाल पात्र हैं। पिसनहारी का कुआं प्रेमचंद कहानीकार और पात्र हैं गोमती। एक ठहरा हुआ चाकू मोहन राकेश और मिन्नी। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे देखिए जैसे बकलम खुदा, बबुल और कैक्टस, विचार और वितर्क, कन्यादान। तो इनको क्रमशः में सूची 2 से सुमेलित करना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, रामदरस, अध्यापक पूर्ण सिंह। तो देखिए निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करें। तो बकलम खुद ये इनके लेखक हैं नामवर सिंह, बबुल और कैक्टस रामदरस मिश्र, विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह और आधुनिक साहित्य नंदुलारे वाजपेयी। निम्नलिखित नाटककारों के द्वारा रचित नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। देखिए यहाँ पे दिया है सुरेंद्र वर्मा, हमीदुल्लाह, मुद्रा राक्षस, शंकर शेष। और सूची सेकेंड है इतिहास चक्र, पोस्टर, सेतुबंद, मर्जीवा, दरिंदे। निम्नलिखित नाटककारों को उनके रचित नाटकों के साथ देखें। तो सुरेंद्र वर्मा नाटक है सेतुबंद, हमीदुल्लाह दरिंदे, मुद्रा राक्षस मर्जीवा और शंकर शेष पोस्टर, दया प्रकाश सिन्हा इतिहास चक्र। यात्रा साहित्य से संबंधित निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। कितना अकेला आकाश जहाँ फव्वारे लहू होते हैं, आँख को देखा पाकिस्तान, अंतहीन आकाश। यात्रा साहित्य से संबंधित देखें तो कितना अकेला आकाश लेखक है नरेश मेहता, जहाँ फव्वारे लहू होते हैं नासिरा शर्मा, आंखों देखा पाकिस्तान कमलेश्वर, अंतहीन आकाश विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, एक लंबी छां रमेश चंद्र शाह। निम्नलिखित सिद्धांतों को संबंधित विचारकों के साथ सुमेलित करिए। संरचनावाद, अस्तित्ववाद, मूल्य सिद्धांत, यथार्थवाद। और यहाँ पे देखिए क्रमशः निम्नलिखित सिद्धांतों को संबंधित विचारकों को इस प्रकार सुमेलित करना है। जैसे सिद्धांत तो विचारक हैं संरचनावाद के क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, अस्तित्ववाद के अल्बर्ट कामू, मूल्य सिद्धांत के आइए रिचर्ड, यथार्थवाद के जॉर्ज लुकास, अभिव्यंजनावाद बेनेडिक्टो क्रोचे। निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए लक्ष्मीकांत वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र। तो देखिए यहाँ पे आलोचक और उनकी कृतियों को सुमेलित करें। तो लक्ष्मीकांत वर्मा इनका है नई कविता के प्रतिमान, रामस्वरूप चतुर्वेदी कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, शिवदान सिंह चौहान का है हिंदी साहित्य का शिवरस, शिव कुमार मिश्र का है भक्ति काव्य और लोक जीवन, मुक्तिबोध का है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। निम्नलिखित अवतरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और यहीं से उत्तर देना है। जैसे एक आपको पैरा दिया है कि बिंब विधान बहुत से विशृंखल छड़ों का एक समुच्चय होता है, उसका आधार जीवन और जगत की अनेकता में है। इसके विपरीत प्रतीक किसी सूक्ष्म और गहरी एकता का बोधक होते हैं, इसलिए प्रतीकों की योजना में जाने अनजाने एक तार्किक संगति अवश्य रहती है, परंतु बिंब विधान में तार्किक संगति का पाया जाना लगभग असंभव है और यदि पाया भी जाता है तो वह उसकी तीव्रता को कम करती है, बढ़ाती नहीं है। प्रतीक का स्रोत कवि के व्यक्तिगत अनुषंगों में हो सकता है, परंतु उसका आकलन अनुषंगिक नियम के आधार पर नहीं होता। तो देखिए इस तरीके से आपको यहाँ से पढ़ना है और यहाँ से आपको देखना है इसके उत्तर। जैसे आप क्रम से आपने ये पढ़ा और पढ़ने के बाद उससे किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं उन्हीं क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे दिया है कि निम्नलिखित निबंध संग्रहों के लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो नीचे दिए गए कूट में देखें